हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी ना, आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ आई स्कोर 96 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग माय क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थे जो कि मैंने रिविजन टाइम पे अप्लाई करा था, एंड क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हो जब आप पेपर देने जाओ। तो इस वीडियो को मैंने फर्दर डिवाइड करा है कुछ पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सेकेंड पार्ट होगा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड किस सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो। इसके बाद चलते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर इकोनॉमिक्स पेपर। ठीक है, आपको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने, कौन से क्वेश्चन बाद में करना है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है या फिर अगर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, अगर कुछ भी स्ट्रांग हो तो भी मैं आपको बोलूँगी एंड अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिंस आपको पेजेस भरने पड़ते हैं, ठीक है, आप उसमें टाइम जाता है, लिखने में भी टाइम जाता है, आपको थोड़ा सोच के भी। उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं सारे, उसमें भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोड दे दिया एंड आपको उसको आइडेंटिफाई करके करना है, ठीक है, तो उसमें भी टाइम लगेगा, सोचने में टाइम जाएगा, लिखने में टाइम जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है एंड ट्राई टू स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका आई गेस मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल, बट फॉर एग्जांपल टोटल आपके 40 क्वेश्चंस है। आपने 40 जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना वहाँ से स्टार्ट करा, आपने वो करा, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, देन क्वेश्चन नंबर 38, 37, 36, ऐसे सीक्वेंस में जाना है आपको। ठीक है, सो दैट कि जो ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है जिनके नंबर ज़्यादा है कंपेयर टू जो उसके इनिशियल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 25, 26, तो वो चीज़ आपका पहले कवर हो जाएगा ना। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा, यार हाँ चलो मैंने 10 नंबर वाला क्वेश्चन तो कवर कर लिया, अब 5 नंबर वाला बचा। इसमें अगर मैं कंटेंट थोड़ा भी लिखूंगी ना या फिर पेजेस एक दो कम भी लिखूंगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है ना, तो आपके जो स्टार्टिंग इनिशियल पेजेस होते हैं ना उनको ज़्यादा अच्छे से चेक कर जानने के लिए कि बच्चे ने किस टाइप से पढ़ा है एंड उसने किस टाइप से आंसर राइटिंग करी है। तो मैं आपको बोलूँगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है, सेकेंड पार्ट से, एंड देन लास्ट क्वेश्चन से आपको ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है। ठीक है, 40, 39, 38, 37 ऐसे ऐसे करके। सो जब आपने ऐसे इस सीक्वेंस में आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल कि 20 से 40 आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन है एंड 1 to 20 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो जो 20 से 40 आपने क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहे होंगे, ट्रिकी लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, और आपका मन कर रहा होगा मैं छोड़ दूँ इस चीज़ को अभी के लिए एंड बाद में करूँ। इसमें आप इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पे आइदर आप पेजेस छोड़ दो। ठीक है, आपको जितना लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत, मतलब अगर आपको ज़्यादा पता है कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट पता है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो ज़्यादा पेजेस छोड़ दो, क्योंकि आपको फिर एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब वो याद आने लगता है या फिर आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाते हो, जो कि सही होता है। 70% वो सही होता है, 30% आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट 70% वो सही होता है। ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, स्पेशली थ्योरी एग्जाम पे तो होती ही होती है। तो इसलिए या तो आप पेजेस छोड़ दो या फिर आप क्या करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 36 नहीं आता, या तो आप क्वेश्चन नंबर आपने 40 करा, 39 करा, 38 करा, 37 करा, या तो आप 36 के लिए उसी टाइम पेजेस छोड़ दो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, आप 36 के लिए पेजेस ना छोड़ के, अगर आप श्योर नहीं हो कि मुझे इसका आंसर बिल्कुल ही नहीं आता या फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप पेज मत छोड़ो, उसके लिए आप सेम वही क्वेश्चन 20 तक जो है करते रहो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है आपको पेजेस छोड़ने हैं। इसमें क्या होगा कि आपके जो आंसर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आता है, वो आंसर आपने लिख रखे हैं एंड वो मोस्टली सही ही होंगे, इसलिए आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो वो चीज़ में क्या होता है कि लास्ट में अगर आप पेज छोड़ते हो, वो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर भी देते हो ना आंसर राइटिंग में, तो भी उतना ज़्यादा टीचर नहीं देखता है, वो आपको नंबर आराम से दे देगा। अब आपने ये चीज़ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है पार्ट 1 में, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको सेम सीक्वेंस में करना है, दैट इज़ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फिर क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे करके करते 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 ऐसे जाना है क्वेश्चन नंबर 1 तक आपको। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा MCQs ही होते हैं, फिर अब उसमें असर्शन रीजनिंग भी होता है, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, टेल विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू विच इज़ नॉट, अदर स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर नॉट ट्रू, ऐसा वाले भी होते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ही कम टाइम टेकिंग होता है, तो अगर आप ये लास्ट के लिए भी छोड़ते हो ना, तो भी टाइम अगर आपके पास कम होता है तो भी आप उसको ना कर सकते हो अटेम्प्ट, कुछ ना कुछ कर भी सकते हो। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी मार सकते हो उसमें, लेकिन अगर आपने 4-5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 7-8 नंबर वाले क्वेश्चन जो है छोड़ के डायरेक्ट अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्वेश्चन करने जाओ, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि नेवर नो ना। इसीलिए अगर आप ज़्यादा मार्क्स वाले पहले अटेम्प्ट करोगे ना, टाइम उतना मतलब सफिशिएंट आपको मिल जाता है कि आप जो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको जो है ब्रीफ में ही एक्सप्लेन कर दो, बट सही एक्सप्लेन करो एंड उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर लो।
ठीक। नाउ आपने अभी सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिया, 40 से लेकर 1 तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अब आपको उन क्वेश्चन की ओर जाना है जो कि आपको आते हैं बट आपको पहले याद नहीं आ रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना है, बार बार क्वेश्चन को रीड आउट करना है। देन बार बार क्वेश्चन का आप रीड आउट करते हो ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ आने लगती है, थोड़ी थोड़ा रिकॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड देन उसके बाद लास्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मतलब आपको हो रहा होगा यार ये तो मैंने आज तक देखा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो उन सारे क्वेश्चन को अगर कुछ भी नहीं आता है तो कुछ तो लिख के आ जाओ उससे रिलेटेड आसपास। एंड लास्ट पार्ट आता है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक एग्जांपल लूँगी क्वेश्चन का, देन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे उस चीज़ को आपको आंसर राइटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है कि एक इन्फ्लेशन का सिचुएशन चल रहा है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना चाहता है। तो आप हमें बताइए कि इन्फ्लेशन के टाइम पे यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है कौन से स्टेप्स जो है वो लेगा सो दैट कि इन्फ्लेशन कम हो जाए एंड मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाए इकोनॉमी में, सो दैट कि इकोनॉमी जो है बैलेंस आउट हो। तो अब आपको इसमें आंसर राइटिंग क्या करनी है, इसमें आंसर राइटिंग आपको सबसे पहले करना है कि आपको जो है मॉनेटरी पॉलिसी बतानी है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपने 1 से 2 लाइन में दे दी, मोर देन इनफ है। अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो, अगर नहीं पता है 1 से 2 लाइन जो है मोर देन इनफ होता है, आप आराम से एक्सप्लेन करो। उसके बाद 1 लाइन छोड़ो, देन आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। इट इज़ अ पॉलिसी वेयर द गवर्नमेंट बाय एंड सेल देयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, ऐसे अपने 1-2 लाइन में आपने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको वापस से 1 लाइन छोड़नी है, देन आपको जो है आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर इन द करेंट सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी आप सैल्यूटेशन यूज़ करते हो अपने राइटिंग के अकॉर्डिंग, आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग वो लिखना है। देन आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है कि सिंस इन्फ्लेशन हो रहा है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आपको लिख देना है 2-3 लाइन में। देन आपको इन्फ्लेशन आपको डिफाइन करना है, या तो आप इन्फ्लेशन ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो जहाँ पे आपने मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन को डिफाइन करा, वहाँ पे भी कर सकते हो इन्फ्लेशन। बट सिंस इन्फ्लेशन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है बाद में कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपने वो लिख दिया सेम कि ये सिचुएशन है और गवर्नमेंट जो है ये फॉलोइंग मैनर में जो है डिसीजन लेगी। ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स इसमें भी, चाहे वो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पॉइंट में ही लिखना है। डेफिनेशन लिखी फिर 1 लाइन छोड़ा, डेफिनेशन लिखी फिर 1 लाइन छोड़ा, ऐसे करके। ठीक है, इसमें पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, साफ साफ पता भी चल जाता है क्या बच्चे ने लिखा है। तो फिर आपने ऐसे लिखा, फिर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिख दी 1 से 2 लाइन में। देन आप फिर एक्सप्लेन करोगे मेन। अब आपको आंसर लिखना है कि इन द गिवन सिचुएशन सिंस द इकोनॉमी इज फेसिंग इन्फ्लेशन, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द मनी सप्लाई इंक्रीजेज इन एन इकोनॉमी, सो the government will try to reduce the money supply in an economy to reduce the inflation. So in such situation government will try to sell their bonds and securities to the general public so that they can get the money in their hand and reduce the money supply from the economy. तो ऐसे करके आपको जो है आंसर फॉर्मिंग करनी है एंड देन फुल स्टॉप लगा के ख़त्म। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे जो जो टर्म्स पूछे गए हैं कि टर्म्स पूछे गए उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया आराम से, डेफिनेशन से ये होता है ये होता है ये होता है। देन आपने क्वेश्चन में बोला कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसके बाद इन फॉलोइंग मैनर्स में आपने बोल दिया। देन आपको आपने फॉलोइंग मैनर्स के नीचे जो है 1 लाइन छोड़ के आपने फिर मेन आंसर को लिखा एंड आपने बोला कि गवर्नमेंट से इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। एंड देन आंसर फॉर्म करा आपने एंड आपने बोला कि गवर्नमेंट ये ऐसे 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 टैकल करेगा इस सिचुएशन को। तो ये जो है वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी आंसर आप लिखते हो तो इससे जो है आपके 100% नंबर आएंगे। ठीक है, एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। आई नो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ही आपको बोल दे लिखना है करके कि ये भी लिखना है वो भी डेफिनेशन लिखनी है वो भी लिखनी है। सो अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो ना तो आपके पास जो है मिनिमम चांसेस होते हैं कि आपके 0.5 इन मार्क्स कटे इन सारे क्वेश्चंस में, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सिंस डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। हाँ, इस पर एप्लीकेशन आपको बतानी थी बट मोस्टली डेफिनेशन वगैरह जो है डायरेक्टली जो आपने पढ़ रखा था वही आपको लिखना था सेम टू सेम। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार दीदी आपने बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस बता दिया, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बिलीव मी नहीं लगता उतना टाइम। ठीक है, 2-2 लाइन की डेफिनेशन ही लिखनी होती है एंड देन आपको मेन आंसर लिखना होता है। इससे जो है टीचर को साफ साफ पता चल रहा है अच्छा बच्चे को डेफिनेशन पता है, ये भी पता है, ये पता है, उसने ऐसा करके कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ये फॉलो कर सकते हो तो आप फॉलो कर लो, नहीं तो अगर आपका ऐसा कोई पैटर्न है, राइटिंग पैटर्न है, आंसर राइटिंग पैटर्न से कि आपको फुल नंबर मिल रहा है, तो आप वो भी आराम से फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने ये चीज़ फॉलो करी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थी, तो मैंने
मैंने आपको वो चीज़ बता दी। एंड लास्टली अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूँ कि उसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जैसे कि मैंने इसमें बोला, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि आपको फॉलो करनी है। जैसे कि इसमें मैंने बोला ऐसे ऐसे करके अगर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे, नंबर कटने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आपने कंटेंट लिखा है, सही लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है, एक लाइन छोड़ के लिखा है, 2 लाइन छोड़ के लिखा है या फिर जोड़ के लिखा है, जो भी हो, अगर आपका पॉइंट सही है ना, आपने की वर्ड्स एंड की फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, ऐसे भी पैटर्न में अगर आंसर लिखा है ना तो भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे आप लिखते हो, जैसे आपको सूटेबल होता है, आप वैसे कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो करी थी, मैं मेक श्योर करती थी कि सिंस मुझे पेजेस भरने होते थे इसमें, क्योंकि आपको पेजेस ही भरने होते हैं, डिटेल में आपको आंसर लिखना होता है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैंने कोई अगर हेडिंग लिखी है तो नीचे अच्छे से अंडरलाइन करो, उसको डार्क करो, थोड़ा सजा सजा के लिखूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सजा के नहीं, बस अंडरलाइन करके एक लाइन छोड़ दिया। तो मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरे। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम कंटेंट अगर मैं जितना भी लिख रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल 2 से 3 पेज का कंटेंट है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं अपने राइटिंग से या फिर कुछ कुछ करके स्पेस बढ़ा बढ़ा के जो है उसको 2-3 पेज से 4 पेज तक लेके जाऊँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कंटेंट वही है, बस नंबर ऑफ़ पेज बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ़ पेज बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली टीचर के दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई, इसने जो है सही लिखा है। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा फैला के लिखना है या फिर बहुत ज़्यादा लाइन स्किप करके लिखनी, नहीं, उसमें पता चल जाता है टीचर को, यार इसने लाइन स्किप करी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ छोड़ के लिखा है, सो दैट कि उसके पेजेस भर जाए। ऐसे नहीं करना है। स्मार्टली आपको इस वे से जो है आंसर राइटिंग करनी है कि आपके मतलब पेजेस भी भर जाए एंड आपका कंटेंट जो है वो भी अच्छे से प्रेजेंट हो जाए, एंड इन शॉर्ट आपका सब अच्छे से हो जाए। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरी इतनी देर तक बकर बकर सुनने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने 12th क्लास के ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर। एंड येस, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।